प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित आह धरती कितना देती है शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चूंकि यह एक लंबी कविता है, इसलिए एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने अब तक इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। फिर पार्ट 2 वीडियो में यानी दूसरे वीडियो में मैंने अब तक 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत किया है और अब मैं तीसरे भाग में यानी पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कविता की 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में मैं इस कविता की 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। तो आइए अब मैं आह धरती कितना देती है शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित आह धरती कितना देती है शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या। 5वां स्टैंजा ध्यान देकर सुनिएगा। बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। आइए व्याख्या करने से पहले मैं एक बार इस वीडियो में भी संदर्भ और प्रसंग को प्रस्तुत कर देता हूं ताकि आपको व्याख्या समझने में और लिखने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ आह धरती कितना देती है शीर्षक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इन्हें प्रकृति का चितेरा या प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रसंग प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने बचपन की एक घटना का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है तथा इन काव्य पंक्तियों के द्वारा सुमित्रा नंदन पंत जी ने लोभ लालच से मुक्त रहने का उपदेश दिया है। यह संदेश बाल्यकाल की एक बहुत बड़ी भूल के माध्यम से इन्होंने बतलाने का प्रयास किया है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना पल्लव नामक काव्य ग्रंथ से ली गई है। इन पंक्तियों में
कवि पंत जी ने सेम के बीज से उत्पन्न होने वाले अंकुरों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ: अवाक यानी मौन या हैरान, छितरे यानी फैले हुए, बाड़े की टट्टी यानी पौधे को घेर कर ऊपर ले जाने के लिए बनाई गई बांस की टटियां, लतरों यानी सेम की बेलें, मावस यानी अमावस, नभ यानी आकाश, बूटों यानी मढ़े हुए फूलों। यह एक बहुत ही लंबी कविता है और इस कविता में जितने स्टैंजा हैं सभी लंबे लंबे हैं। इसीलिए व्याख्या को समझने के लिए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। बेलें फैल गई, बल खा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। यानी कवि आगे कहते हैं कि इस प्रकार धीरे धीरे सेम की बेलें या लता लहराती हुई सारे आंगन में फैल गई। इसके बाद बेलों को ऊपर ले जाने के लिए बांस की टटियां बनाकर खड़ी कर दी गई ताकि उसका सहारा लेकर सेम के पौधे ऊपर चढ़ सके। अगली दो पंक्तियां सुनिए। हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। यानी ये पंक्तियां अत्यंत ही सरल है। कवि कहते हैं कि सेम के बेलों को ऊपर जाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे ऊपर की ओर हरे भरे 100 झरने फूट पड़ रहे हों। बढ़ते हुए सेम के पौधे की वंश वृद्धि को देखकर कवि यहाँ चकित रह जाता है और सोचता है कि शायद इसी प्रकार वंश की वृद्धि होती है। यानी मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया कि इसी प्रकार वंश की वृद्धि होती है। अगली दो पंक्तियां देखिए। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। यानी कवि यहां कहते हैं कि सेम के बेल में लगे हुए फूल छोटे छोटे तारों की तरह फैले हुए जान पड़ते थे। झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, यानी यही नहीं, वे फूल बिल्कुल लहर खाती हुई काली तथा हरी भरी वल्लरियों पर झागों की तरह जान पड़ते थे। अगली दो पंक्तियां देखिए। सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। यानी यह सब देखकर कवि कल्पना करता है कि उस समय फूलों से भरी हुई सेम की बेलें बिल्कुल अमावस के हंसते हुए रात के तारों से भरे हुए आकाश की तरह लगती थी। चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, अथवा वे फूल बिल्कुल वेणी
यानी चोटी में गुथे हुए मोती जैसे प्रतीत होते थे, या ऐसे भी कह सकते हैं साड़ी में कढ़े हुए बेल बूटों जैसे प्रतीत होते थे। आशा करता हूं इस व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब मैं विशेष आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष उपर्युक्त पंक्तियों में ल आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा यहाँ तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। भाषा सरल, सरस, सहज, व्यवहारिक एवं प्रवाहपूर्ण है। भाषा में कुछ संस्कृत शब्द अवश्य आए हुए हैं, फिर भी उसकी सरलता और प्रवाह में कोई अंतर नहीं दिखलाई पड़ता है। ऐसे तो भाषा सरल, सुबोध, खड़ी बोली हिंदी है। छठवां स्टैंजा ध्यान देकर सुनिएगा। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझें चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी। आइए उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ: ओह यानी आश्चर्य, उफ यानी परेशानी का मारा, पन्ना यानी हरे रंग का रत्न, चंद्रकलाओं यानी चंद्रमा के अंशों या भागों, नित यानी हमेशा, कचपचिया यानी कृत्तिका, झिलमिल यानी चमकना, झुंड झुंड यानी बहुत सारी। संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। प्रसंग: इन पंक्तियों में पंत जी ने सेम की बेल पर अधिक मात्रा में फलियां आने तथा उनके उपयोग का वर्णन यहाँ बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आइए दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। व्याख्या: ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। बहुत ही आसान सी पंक्ति है, इसलिए व्याख्या भी बहुत ही आसान है। कवि पंत जी इन पंक्तियों में सेम की बेल पर अधिक मात्रा में आने वाली फलियां और उनके उपयोग का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि यह आश्चर्य का विषय है कि समय आने पर सेम की बेलों में कितनी अधिक फलियां आई कि मैं क्या कहूं। अर्थात सेम की फलियां संख्या में बहुत अधिक थी, कितनी सारी फलियां आई हुई थी कि यह बताना बड़ा ही मुश्किल था। अगली दो पंक्तियां देखिए। पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी नन्ही नन्ही। ये पंक्तियां बहुत ही आसान है। कवि कहते हैं कि यही नहीं, सेम की फलियां
देखने में भी बहुत ही प्यारी लगती थी। सेम के बेलों में इतनी फलियां हुई थी कि उनको गिनना संभव नहीं था। कुछ सेम की फलियां काफी पतली और चौड़ी थी, तो कुछ फलियां लंबी लंबी, पतली पतली, बिल्कुल अंगुलियों जैसी थी। अगली दो पंक्तियां देखिए। तलवारों सी, पन्नी के प्यारे हारों सी, झूठ न समझें चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती। कवि आगे कहते हैं कि यही नहीं, कुछ छोटी छोटी बिल्कुल तलवारों और पन्ना नामक मणि के छोटे टुकड़ों के समान थी। कवि आगे कहते हैं कि मेरी बात को आप बिल्कुल झूठ न समझें, उस पर विश्वास करें। वे फलियां बिल्कुल चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य बढ़ रही थी और बढ़ती जा रही थी। अगली दो पंक्तियां देखिए। सच्चे मोती की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी। यानी कवि कहते हैं कि वे फलियां देखने में बिल्कुल सच्चे मोती की लड़ियों के समान पिरोई सी जान पड़ती थी, तथा सेम के बेलों में कृतिका नक्षत्र कहे जाने वाले तारों के समान झुंड बनाकर झिलमिला रही थी, तथा एक ढेर के समान शोभा पा रही थी। अर्थात सेम के बेलों में झुंड के झुंड फलियां शोभा पा रही थी, यानी पूरा पौधा सेम की फलियों से लद गया था। आइए अब मैं विशेष प्रस्तुत करता हूं। विशेष उपर्युक्त पंक्तियों में ल, झ, प आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहां अनुप्रास अलंकार है, तथा नन्ही नन्ही, ढेर ढेर, झुंड झुंड में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तथा तुलना होने की वजह से उपमा अलंकार है। भाषा सरल, सरस, सहज और व्यवहारिक एवं प्रवाहपूर्ण है। भाषा में कुछ तत्सम शब्द अवश्य दिखलाई दे रहे हैं, फिर भी उसकी सरलता, सहजता और प्रवाहमयता में कोई अंतर दिखलाई नहीं दे रहा है। भाषा सरल, सुबोध और मधुर, मादक, खड़ी बोली है। सातवां स्टैंजा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आह, इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के, जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, बंधु बांधवों, मित्रों, अभ्यागत मांगतों ने, जी भर भर दिन रात मुहल्ले भर ने खाई, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: आह यानी आश्चर्य, जाने अनजाने यानी परिचित अपरिचित, अभ्यागत यानी आने वाले अतिथि, मांगतों यानी मांगने वालों या भिखारियों। संदर्भ वही है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पंत जी ने सेम की फलियों की अधिकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आइए अब मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या बतलाने की कोशिश करता हूं। व्याख्या: आह, इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम
वे घर घर पकी पड़ोस पास की। ये पंक्तियां अत्यंत ही सरल है, इसलिए व्याख्या भी बहुत ही सरल है। कवि आगे कहते हैं कि आश्चर्य का यह विषय है कि समय आने पर सेम की बेल में इतनी अधिक फलियां तोड़ी गई कि सभी लोगों ने उन्हें छक्कर खाया। सुबह शाम वे घर घर पकी पड़ोस पास के, यही नहीं बिल्कुल शाक के रूप में जाड़ों भर लोगों ने खाया। वे फलियां सुबह और शाम यानी दोनों वक्त आसपास के लोगों ने घरों में उसे पकाया। अगली दो पंक्तियां देखिए। जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मांगतों ने। यानी कवि आगे कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक सेम होने के कारण मैंने यानी कवि ने सेम की फलियां पास पड़ोस और न जाने कितने ही जाने पहचाने सभी घरों में मैंने उसे बंटवाई। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मांगतों ने, यानी वे फलियां मैंने यानी कवि ने अपने परिवार के लोगों में, सगे संबंधियों में, मित्रों में, अतिथियों में, यहाँ तक कि भिखारियों में भी मैंने उसे बंटवा दी। अगली दो पंक्तियां देखिए। जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। पंक्तियां बहुत ही सरल है, इसलिए व्याख्या भी बहुत ही आसान है। यानी कवि कहते हैं कि मेरे आंगन की सेम की फलियों को मोहल्ले भर के लोगों ने रात और दिन तृप्त होकर सभी लोगों ने उसे खाया। वे फलियां संख्या में बहुत अधिक थी तथा देखने में बहुत ही प्यारी प्यारी लगती थी। कितनी सारी फलियां और कितनी प्यारी प्यारी फलियां तोड़ी गई कि उसका अंदाजा लगाना बड़ा ही कठिन था। इस प्रकार मोहल्ले भर के लोगों ने रात और दिन तृप्त होकर सेम की फलियों को साग के रूप में मोहल्ले भर ने खाई। विशेष उपर्युक्त पंक्तियों में स ब म आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है तथा घर घर भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल, सरस, सहज, व्यवहारिक एवं प्रवाहपूर्ण है। भाषा में कुछ संस्कृत शब्द अवश्य दिखलाई दे रहे हैं, फिर भी भाषा की सरलता, सहजता और प्रवाहमयता में कोई अंतर दिखलाई नहीं पड़ रहा है। भाषा सरल, सुबोध और मधुर मादक खड़ी बोली हिंदी है। आइए अब मैं इस कविता की जो अंतिम व्याख्या है यानी जो 8वां स्टैंजा है उसे पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या शुरू करता हूं। सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करता हूं 8वां स्टैंजा। यह अंतिम स्टैंजा है। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। बचपन में छी स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर रत्न प्रस्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूं इसमें
सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। आइए उपरोक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उसका अर्थ आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ: छिह यानी घृणा का भाव, स्वार्थ यानी केवल अपना भला, रत्न यानी कीमती धातु, परस्विनी यानी जन्म देने वाली, वसुधा यानी पृथ्वी, समता यानी सबको एक समान समझना, ममता यानी अपनापन, क्षमता यानी शक्ति, उगल सके यानी पैदा हो सके। संदर्भ वही है जिसे मैंने इसके पहले बताया है। प्रसंग: इन पंक्तियों में कवि ने धरती माता को रत्न परस्विनी के रूप में उल्लेख किया है तथा इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को मानवता की फसल उगाने का संदेश दिया है। आइए अब मैं दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या: यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। ध्यान दीजिएगा, ये पंक्तियां बहुत ही सरल है, इसलिए व्याख्या भी बहुत ही आसान है। पंत जी अंत में कहते हैं कि मैं अब समझ सका कि यह धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती है, यानी जो हम बोते हैं उसका हमें कई गुना मिल जाता है। चूंकि धरती हमारी माँ है और हम उनकी संतान हैं, इसीलिए धरती माँ अपने प्यारे पुत्रों को इतना देती है कि हम उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी हम बोते हैं उसका हमें कई गुना वापस लौटा देती है। अगली दो पंक्तियां देखिए। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छिह स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर। यानी कवि कहते हैं कि मैं बचपन में अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण धरती माता के इस महत्व को नहीं समझ सका था। धिक्कार है मुझे, उस समय मैं स्वार्थी बन गया था। मैं स्वार्थवश तथा लोभवश अपनी धरती माता के महत्व को नहीं समझ पाया था कि वह कितनी उदार है, वह कितनी महान है, वह कितनी ममतामयी है, वह अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती है। पता नहीं कैसे मैंने धरती माता को बंजर कह दिया था। यह कहा था कि धरती माँ बहुत ही निष्ठुर है, वह अपने प्यारे पुत्रों को कुछ नहीं देती है। लेकिन शायद आज मैं समझ सका। अगली दो पंक्तियां देखिए। रत्न परस्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। यानी कवि पंत आगे कहते हैं कि अब मैं जान सका हूं, यानी अब मैं समझ पाया हूं कि यह पृथ्वी यानी भारत माता तो रत्नों को जन्म देने वाली है। धरती माँ वंजर नहीं है, बल्कि वह तो रत्नों को पैदा करने वाली है। अतः हमें अपने स्वार्थ और
लोभ को भूलकर इस धरती में वर्ग भेद भाव से ऊपर उठकर क्षमता के बीज बोने चाहिए ताकि सबका भला हो सके। अगली दो पंक्तियां देखिए, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। यानी कवि आगे कहते हैं कि धरती पर मानव की शक्ति के बीज को ही बोना उचित है, अर्थात इस धरती में मानव स्नेह के बीज रोपने चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे बीजों से इस संसार में सच्ची मानवता की सुनहरी फसलें लहलहा उठेंगी तथा सबका कल्याण होगा। इसीलिए हमें मानव की भलाई के लिए ही ऐसे बीज बोने चाहिए ताकि सबका भला हो सके। अगली दो पंक्तियां देखिए, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। कवि आगे कहते हैं कि सभी लोग समान स्तर पर श्रम करेंगे और उसका उन्हें फल मिलेगा। समाज से बड़े छोटे गरीब अमीर का भेदभाव सदा के लिए मिट जाएगा और सारी दिशाएं मानव श्रम से हंस उठेंगी। सभी खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम स्वार्थ लोभ को भूलकर सबकी भलाई के लिए दाने बोएंगे। कवि आगे कहते हैं कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि यह कहना चाहते हैं कि हम जैसा बोएंगे वैसा हमें उसका फल मिलेगा, अर्थात शुभ कर्मों का फल हमेशा शुभ होता है और अशुभ कर्मों का फल हमेशा अशुभ ही होता है। अतः हमें मानव बनने के लिए तथा मानवता को पैदा करने के लिए शुभ कर्म ही करने चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें किसी का भला ना हो या जिसमें केवल अपना हित छुपा हुआ हो। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें केवल अपना हित छुपा हुआ हो या केवल अपनी भलाई हो, बल्कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो सके, जिससे सबका भला हो सके। अतः हमें मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण व्यापक तौर पर अपनाने से ही मानव जाति का कल्याण होगा। यह धरती प्राणी मात्र के लिए उपयोगी, फलदायक और मंगलमयी सिद्ध होगी। आशा करता हूँ इस पद्य खंड की व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए मैं एक बार पुनः विशेष प्रस्तुत करता हूँ। विशेष उपर्युक्त पंक्तियों में प, स, म आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सेम की फलियां उपजने और पैसे न उपजने से कवि भारत माता के महत्व को समझ गया था। यानी जब पैसे नहीं उगे थे तब कवि धरती माता को बंजर कह देता है, लेकिन जब सेम की फलियां उत्पन्न होती है तो कवि धरती माता को रत्न प्रस्विनी कह देता है। अतः कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मानवों की समानता की भावना प्रकट की है। भाषा सरल, सरस एवं स्वाभाविक हिंदी खड़ी बोली है। आशा करता हूं इस वीडियो की व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।
धरती कितना देती है शीर्षक कविता की व्याख्या को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने इसे 2 भागों में बांटा था। फर्स्ट वीडियो में मैंने केवल 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की व्याख्या की है और दूसरे भाग में 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की व्याख्या की है। उम्मीद करता हूं यह व्याख्या आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एडुकेशनल वीडियो है। यह एक एडुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नज़र आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए और भी अधिक सुंदर और भी अधिक आकर्षक वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।